delete. Wait, I'm deleting this one. Let me किस में जो ओबी एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर का लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया है, तो आप ये एक बार देख लीजिए। इसके अंदर जनरली आपको दिया होता है कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर आपको कुछ 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन टोटल, और आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स है। आपको 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो मोस्ट लाइकली पेपर का पैटर्न वही रहेगा। और 4 क्वेश्चंस आर ऑफ 75 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, तो आप इक्वली डिवाइड कर लो। ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर ये कुछ 17.5 समथिंग मार्क्स का अगर पेपर हो रहा है, तो इसके अंदर आपको 200 to 300 वर्ड्स का आंसर लिखना है पर क्वेश्चन। ठीक है। आंसर को फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए, समझाने की, बेसिकली ऐसे कोशिश कीजिए कि आप आंसर समझाना चाह रहे हो किसी। ठीक है। ट्राई टू राइट इट इन अ फैशन दैट शोज कि आप इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन राइटिंग अ पैसेज। ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है, केस स्टडीज का इस्तेमाल कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है, डायग्राम्स यूज कीजिए। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आप यहाँ से कॉपी करके प्लीज खुद शेयर कर लो। मैं यहाँ पे ऑफिशियल चैनल पे जो भी चीज़ शेयर करूंगा यहीं पर करूंगा। ये लिंक कॉपी नहीं होता यार, लिंक को ओपन करो आप। ओपन जब करोगे, ओपन करने के बाद अपने जो आपका जिस विंडो में ओपन होगा वहां से कॉपी कर लो लिंक। यहाँ से क्यों कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो? ये क्लिक करने से ओपन तो हो रहे हैं ना। ओपन होने के बाद अपने यूआरएल कॉपी कर लो जहाँ पे ओपन हो गई। यूट्यूब चैनल है जिसने कहा है, तो यार वो यूट्यूब चैनल मुझे नहीं पता किस कौन यूट्यूब चैनल है जो कह रहा है सेकंड टर्म के एग्जाम ऑफलाइन, बहुत सारे एग्जाम ऑफलाइन होने शुरू हो गए हैं, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो 100% ऑनलाइन होगा, बट आई कांट बी श्योर। मुझे देखो जनरली ऐसा होता है कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होते हैं मोस्ट लाइकली, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑफलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, नथिंग इज सर्टेन येट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हमने फर्स्ट हाफ तो पढ़ लिया था सिलेबस का। आई मीन सॉरी, जो यूनिट 2 है इकोसिस्टम, उसका फर्स्ट हाफ हम कर चुके हैं। अब आज सेकंड हाफ में कवर कराऊंगा। ठीक है। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, किसी के क्वेश्चंस होंगे तो। लास्ट क्लास जैसे ले लो जिसमें अच्छा यार वो एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, कि लास्ट क्लास में जैसे वॉइस मैसेजेस आपको बेसिकली माइक अनम्यूट करना अलाउड था, तो वो एसओएल का सिस्टम है, मेरा नहीं है। तो मुझे सिर्फ क्लास लेने की परमिशन होती है, मैं इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता आपके सिस्टम को। ग्रुप बेस्ड क्लास जो थी जिसमें माइक अनम्यूट करने का सिस्टम था, एक्चुअली अच्छा भी था बट बुरा भी था, दोनों चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था। आपके क्वेश्चंस में ऐसे अगर मैं 10 मिनट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, वहाँ 10 मिनट में 10 क्वेश्चन भी आंसर नहीं कर पा रहा था उस तरीके से। आई नो आपके लिए कम्युनिकेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, बट उस पैटर्न के अंदर हमारा टाइम बहुत जा रहा है, और बहुत कम बच्चों की क्वेरीज एड्रेस हो पाई थी इतने टाइम देने के बाद भी। मैं आधे घंटे ही प्रेजेंटेशन ले पाया, आधे घंटे भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ा पाया था मैं उसके अंदर। तो वो मेथड जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, वो एक्सपेरिमेंटल था, लास्ट टाइम ट्राई करके देखा था, बट आई थिंक मोस्टली टीचर्स को प्रॉब्लम यही आई कि दे वर नॉट एबल टू एड्रेस द क्वेरीज ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जिनका माइक अनम्यूट करवा सके उनका हो गया, ज़्यादातर लोगों को नहीं हो पाया। तो इसलिए आई थिंक वी आर बैक टू द ओल्ड सिस्टम। एग्जाम कौन से मंथ में होंगे? मोस्ट लाइकली जुलाई एंड या अगस्त के बिगिनिंग में होंगे एग्जाम आपके। बीए ऑनर्स पॉल साइंस के स्टूडेंट्स की क्लासेस भी शुरू हो ही जाएंगी अगर बाकी हो गई हैं तो। ये वैसे
एसओएल की कोई अथॉरिटी आपको बेटर बता पाएंगी, बट आई थिंक सारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए अब तक। अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्दी हो जाएंगी स्टार्ट। हमें ऑफलाइन क्लासेस कब करने को मिलेगा? देखो, होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, रेगुलर कॉलेजेस खुल चुके हैं, एसओएल भी धीरे धीरे खुल रहा है आई थिंक। जो आई एम नॉट श्योर, बट मैं मुझे कोई बता रहा था, शायद कोई स्टूडेंट ही बता रहा था कि कुछ सेमेस्टर्स, जो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई हैं एसओएल में। नॉट श्योर दो, एक बार चेक कर लेना, बट होपफुली एसओएल भी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा जल्दी। प्रीवियस क्लास का पीपीटी लिंक सेंड कर दीजिए। प्रीवियस क्लास में यही पीपीटी थी अब्दुल कादिर, यही पीपीटी प्रीवियस क्लास में भी थी, उसी का लिंक मैंने आपको सेंड किया है। उसी पीपीटी को 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इकोसिस्टम वाली पीपीटी जो है, यही लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, यही आज पढ़ाऊंगा, उसी का लिंक मैंने आपको सेंड किया। ई अकाउंटिंग इज गुड कोर्स फॉर बीकॉम ऑनर्स। ई अकाउंटिंग, यार देखो, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक ई अकाउंटिंग, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग ही होगा इसका मतलब। एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक इज गुड इन जनरल, बट फिर भी अभी क्या स्कोप है ई अकाउंटिंग का, या आप अपने किसी अकाउंटेंसी के टीचर से ही पूछिए, स्कूल में जिनसे आपने अकाउंटेंसी पढ़ी, आपके ट्यूशन या स्कूल टीचर जो भी थे, या कोई आपका सीनियर ऐसा है जो कॉमर्स फील्ड से है इस टाइम पे, अकाउंटिंग में सीए है, या फिर कोई अकाउंटेंट है किसी कंपनी में सीए से, उनसे आप पूछेंगे तो बेटर जवाब दे पाएंगे इस बात का कि ये अकाउंटिंग अच्छा है कि नहीं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इस फील्ड की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब ये सवाल यार आप अथॉरिटी से पूछिए, डीयू के वीसी को लेटर लिखिए, या ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, या जैसे भी, जिससे भी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को से पूछिए कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। देखो, ऑफलाइन शिफ्ट तो करनी है ना इवेंचुअली, आपको भी पता है ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कितना आप सीखते हो और ऑफलाइन में कितना सीखते हो। या आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि सब इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में, मैक्सिमम लोग। आप नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, इफ़ यू आर एबल टू लर्न ऑनलाइन, दैट इज द बेस्ट थिंग, बट वही चीज़ है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट। कोई ईमानदारी से एग्जाम नहीं दे रहा है। जितना आप सीखते हो एक्चुअली ऑफलाइन एग्जाम और ऑफलाइन क्लास के अंदर, उतना आप ऑनलाइन में नहीं सीख पा रहे हो, मोस्टली लोग नहीं सीख पा रहे हैं एटलीस्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हु आर वेरी इफेक्टिव एट लर्निंग सम थिंग्स ऑनलाइन, और उन्हें लग रहा है कि उनका ट्रैवल टाइम बच रहा है और वो अपने घर के कंफर्ट से ज़्यादा अच्छा सीख पा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो इट इज़ ग्रेट एक्चुअली, दी दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली द फ्यूचर, क्योंकि एजुकेशन धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। एजुकेशन का मेजर पार्ट आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो अगर आप उस मोड में अभी से अडेप्ट कर पा रहे हो और अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। बट फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि ऑनलाइन मोड में ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो कई मजबूरी में नहीं सीख पा रहे हैं, कई जानबूझ के नहीं सीख रहे हैं, दोनों ही प्रॉब्लम्स। ऑफलाइन क्लासेस आपकी हो सकती हैं यश जैन, लेकिन अभी इस सेमेस्टर तो डेफिनेटली नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर से ज़रूर हो सकती हैं आपकी क्लासेस ऑफलाइन। कैन यू प्लीज रिवाइज द प्रीवियस पेज ऑफ द पीपीटी, आर यू आस्किंग अनोनिमस? आई होप द पीपीटी तो मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करा के फिर ही आगे बढ़ूंगा। इट्स ऑलरेडी 10 मिनट्स टू द क्लास, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ पीपीटी। आपके क्वेश्चंस फिर मैं इसके बाद लूंगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद वी विल कम बैक टू योर क्वेश्चंस। मैं प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था उसको भी थोड़ा रिवाइज करा दूँ, ठीक है? तो हमने एक बार मैं थोड़ा सा वापस चला जाता हूँ। क्या हमने एक बार क्विकली देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम से शुरुआत की थी, बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट्स बताने शुरू किए थे। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट होते हैं, ये बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। फिर बायोटिक कंपोनेंट के पार्ट बताए थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ए बायोटिक कंपोनेंट बताए थे, लाइट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, लाइट,
का इम्पोर्टेंस प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, फिर टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, फिर वाटर का इम्पोर्टेंस प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, फिर एडाफिक फैक्टर्स यानी कि सॉइल जो है उसका इम्पोर्टेंस प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, या सॉइल क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है। ठीक है, आई थिंक ये भी शायद, नॉट श्योर, ये नहीं पढ़ाया था, हाँ आई थिंक। तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, फिर कोई बात नहीं, अगर पढ़ा भी दिया था तो पता नहीं मेरे दिमाग से निकल रहा है इस वक्त कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि नहीं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? तो एन इकोलॉजिकल पिरामिड डेफिनेशन क्या है पहले देखिए। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन। तो एक फूड चेन के अंदर, फूड चेन आपको पता है क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है बेसिकली। कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म को खाता है बेसिकली, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर। इस प्रोसेस को फूड चेन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इसी फूड चेन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स को लेवल बाय लेवल ऑर्गेनाइज करें और इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट था वो चार्ल्स एल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, अब इकोलॉजिकल पिरामिड जो है तीन चार टाइप के हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला टाइप इसके अंदर है पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने इंडिविजुअल हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इकोलॉजिकल पिरामिड बना हुआ है, इसमें सबसे नीचे क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को मान लो ग्रासेस या प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जनरली जो प्रोड्यूसर लेवल है, सबसे नीचे वाला लेवल है, उस पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ प्लांट्स थोड़े सबसे, नंबर ऑफ प्लांट्स सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं हर्बीवोर्स, यानी कि ग्रास हॉपर्स जैसे यहाँ बना रखे हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, ये प्लांट्स के कंपैरिजन में थोड़े से कम होंगे। फिर इन इंसेक्ट्स को फ्रॉग्स खाते हैं, तो फ्रॉग्स जो हैं वो इन प्लांट से, ग्रास हॉपर से थोड़े कम होंगे। फ्रॉग्स को खाते हैं स्नेक्स। स्नेक्स जो है, स्नेक्स का नंबर और कम होगा फ्रॉग्स के कंपैरिजन में। फिर स्नेक्स को खाता है पीकॉक या काइट या ईगल, तो उसका नंबर और भी कम होगा। तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, number of individuals at each trophic level will keep on decreasing। ठीक है, और हर ट्रॉफिक लेवल पे जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली क्या है? हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म है। तो उसके बाद जो ये बात समझो कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो जनरली अपराइट होता है। ठीक है, अपराइट का मतलब क्या है? सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होते हैं, और सबसे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे कम होते हैं, यानी ग्रेजुअली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ट्रॉफिक लेवल। ठीक, इसलिए बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या है? अपराइट है, जनरली अपराइट। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स उल्टे भी हो सकते हैं, यानी इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, और तीसरा एक स्पिंडल शेप्ड भी हो सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे प्रोड्यूसर है, ये एक ट्री है, इस एक ट्री में कोई फ्रूट वाला ट्री है, कोई भी फ्रूट उगता है इस ट्री के ऊपर। ठीक है, एप्पल उग रहा है या कोई ग्रेप्स उग रहे हैं या फिर पीचेस उग रहे हैं, मैंगोज उग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंगो ट्री, अब मैंगो को खाने वाले बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो मैंगो ट्री से मैंगोज खाते हैं। ठीक है, पैरट्स फॉर सच एग्जांपल। तो फ्रूट ईटिंग बर्ड, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स होंगे जो ट्री से फ्रूट्स खाते होंगे। उन बर्ड्स के फेदर्स में, जो इनके पंख होते हैं, जो इनका फेदर्स होते हैं, उसके अंदर इंसेक्ट्स हो सकते हैं ना, पैरासिटिक इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो इनके ब्लड सक करते होंगे। तो एक एक बर्ड के फेदर्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, तो नंबर और बढ़ता है। अब इस इंसेक्ट के ऊपर भी हाइपर पैरासाइट हो सकते हैं, यानी इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर छोटे छोटे और छोटे छोटे कुछ पैरासाइट रह सकते हैं, जो उनकी स्किन को खा रहे हैं या उनको इंसेक्ट्स को खा रहे हैं किसी तरीके से, तो उनका नंबर और भी ज्यादा होगा। तो इसके अंदर अगर आप देखो, प्रोड्यूसर सिर्फ एक है ट्री, उसको खाने वाले फ्रूट ईटिंग बर्ड हर्बीवोर्स थोड़े ज्यादा हैं, उन फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हर्बीवोर्स को खाने वाले पैरासाइट्स उनसे ज्यादा हैं, और पैरासाइट्स को खाने वाले हाइपर पैरासाइट सबसे ज्यादा हैं। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। ऐसे पिरामिड को आप इन्वर्टेड पिरामिड बोलोगे। तो नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है। फिर तीसरा शेप का पिरामिड नंबर में ही आ जाता है, स्पिंडल शेप पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड का मतलब क्या है? पहले प्रोड्यूसर सबसे कम है, फिर उसको खाने वाले हर्बीवोर थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन फिर टॉप कार्निवोर जो है, या कार्निवोर जो उस बर्ड को खा रहा है, वो बहुत कम है। जैसे यहाँ एग्जांपल बना हुआ है, फ्रूट ईटिंग, सॉरी, एक फ्रूटिंग ट्री है, मैंगो ट्री है फॉर एग्जांपल।
इसको खाने वाले बर्ड काफी ज्यादा हैं, लेकिन इन बर्ड्स को खाने वाले जो वल्चर्स होते हैं बेसिकली, या कार्निवोरस बर्ड्स होते हैं, वो नंबर में कम है। तो ये स्पिंडल शेप पिरामिड हो गया। स्पिंडल शेप मतलब पहले नैरो है नीचे से, फिर मोटा हो गया, और फिर दोबारा से पतला हो गया पिरामिड, यानी कि नंबर पहले बढ़ा और फिर से घट गया। ठीक है। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है कि बायोमास इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, और ड्राई मास मतलब क्या होता है कि अगर जितने भी प्लांट्स हैं उनका वाटर कंटेंट हटा के जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स बचेंगे उसके अंदर, उसका जो वेट होता है उसको बायोमास बोलते हैं। ठीक है। तो टोटल ड्राई वेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट भी हो सकता है, यानी सीधा भी हो सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, इन्वर्टेड। अपराइट बोलते हैं सीधे पिरामिड को, इन्वर्टेड बोलते हैं उल्टे पिरामिड को। सीधा पिरामिड जनरली ऑब्जर्व किया जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी लैंड बेस्ड इकोसिस्टम में। और इन्वर्टेड पिरामिड ऑब्जर्व किया जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी वाले इकोसिस्टम में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे ग्रासेस हैं, ग्रासेस सबसे ज्यादा हैं, या प्लांट सबसे ज्यादा हैं। फिर उससे कम है हर्बीवोरस एनिमल्स, उससे कम है प्राइमरी कार्निवोरस एनिमल, सबसे कम है टॉप कार्निवोरस एनिमल। तो इनका जो बायोमास है, नंबर की बात नहीं हो रही है भाई, तो यहाँ पे यहाँ बायोमास की बात हो रही है। ओवरऑल मास, ड्राई वेट जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर की तरफ, जो बायोमास है टोटल ड्राई वेट वो कम होता जाता है। लेकिन वाटर बेस्ड इकोसिस्टम जो है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये चीज उल्टी होती है। प्रोड्यूसर्स का नंबर हालांकि सबसे ज्यादा ही होता है इसमें भी, ठीक है, लेकिन जो मास होता है ना, ड्राई वेट ओवरऑल, वो बहुत कम होता है प्रोड्यूसर्स का। हर्बीवोरस फिश जो होती हैं, यानी स्मॉल फिशेस जो प्लांट्स को खाती हैं, उनका मास टोटल ज्यादा होता है। और जो कार्निवोरस फिश होती हैं, यानी सबसे बड़े साइज वाली फिशेस जो स्मॉल फिशेस को खाती हैं, उनका नंबर तो कम होता है, लेकिन उनका ओवरऑल, क्योंकि दोज फिशेस आर वेरी लार्ज इन साइज, तो उनका ओवरऑल मास बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से नंबर का पिरामिड अगर आप देखोगे ना, चाहे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखो या टेरेस्ट्रियल में देखो, नॉर्मली तो वो अपराइट ही होंगे, लेकिन बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है। कहाँ पर? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है। फिर है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल। इसके बारे में एक बात याद रखो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है, यानी हमेशा सीधा पिरामिड होता है। यानी प्रोड्यूसर लेवल पे हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर बढ़ते जाओगे, टर्शरी कार्निवोर की तरफ बढ़ोगे, टर्शरी कंज्यूमर की तरफ बढ़ोगे, एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, हमेशा कम होगी ऊपर जाते हुए एनर्जी। तो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी। और हर बार एनर्जी कितनी होगी? 10% अगले लेवल पे ट्रांसफर होती है। इसे कहते हैं 10% रूल। देखो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर देखो, जो राइट साइड में येलो कलर का पिरामिड बना हुआ है, प्रोड्यूसर के नीचे लिखो, क्या देखो क्या लिखा है? 10,000 किलो कैलोरी लिखा है। तो ये है एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रेजेंट एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स के बाद टोटल एनर्जी कितनी है? 10,000 किलो कैलोरी। और उससे ऊपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, उसके पास कितनी गई? सिर्फ 1,000 किलो कैलोरी गई ना। यानी कि जितनी प्रोड्यूसर के पास एनर्जी थी उसकी सिर्फ 10% हायर लेवल पे गई है। 90% एनर्जी कहाँ गई? 90% एनर्जी प्रोड्यूसर अपनी ही बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं। सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर देखो, फिर एक और बार 10 कम हो गया, उसमें से 10 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, यानी 10 टाइम्स घट गई, यानी कि 90% एनर्जी यूज हो गई। तो 1000 में से कितनी? सिर्फ 100 किलो कैलोरी ऊपर गई। उससे अगले लेवल पे सिर्फ 10 किलो कैलोरी गई। तो एट एवरी लेवल 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। लॉस्ट भी नहीं कहोगे कि इट इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स एट द सेम ट्रॉफिक लेवल फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। एंड दैट इज वाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज ऑलवेज बी इरेक्ट। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अपराइट। ठीक। बाद अगला टॉपिक आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन है द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द प्लांट्स। तो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है जिसका कुछ ना कुछ लैंडस्केप है, यानी कुछ कंडीशंस है वहाँ पे। धीरे धीरे वहाँ पर वहाँ की जो कम्युनिटी है, यानी कि ओवरऑल वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटीज हैं वो चेंज हो जाती हैं ओवर टाइम, टाइम के साथ। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है
उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज होना। ठीक, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, जैसे धीरे धीरे एक बैरन रॉक, एक डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट के अंदर, या फिर उल्टा भी हो सकता है, चलो हाँ डेजर्ट का एग्जांपल ले लें, कि एक डेजर्ट है, धीरे धीरे वहां पर मिट्टी आई, वहां पे घासें होगी, धीरे धीरे करते करते छोटे प्लांट्स आए, फिर बड़े प्लांट्स आए, फिर ट्रीज आए, फिर पूरा का पूरा वो लश ग्रीन फॉरेस्ट बन गया। तो एक कम्प्लीटली बैरन जगह जहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे, वहाँ धीरे धीरे करते करते पूरा फॉरेस्ट बन गया। तो कम्युनिटी चेंज हो गई ना, वहाँ पे रहने वाले फिर एनिमल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे, डेजर्ट में अलग एनिमल्स रहते थे, और फिर जो फॉरेस्ट बन जाएगा उसमें अलग टाइप के एनिमल्स रहेंगे, तो ओवरऑल कम्युनिटी उस एरिया की चेंज हो गई है, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के? तो द स्पीशीज एंड द कम्युनिटी चेंजेस इन ऑर्डरली प्रोसेस। स्पीशीज और कम्युनिटी ऑर्डरली प्रोसेस में चेंज होती है, ऐसे रैंडमली नहीं, कोई सभी की डेजर्ट था, उसका फॉरेस्ट बनना है, लेकिन उसके अंदर रहने रेनडियर पहले आ गया, ठीक है, उसके अंदर रहने के लिए नील गाय पहले से आ गई, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो जब फॉरेस्ट बन जाएगा तब आएंगे धीरे धीरे करके। पहले ऐसे एनिमल्स आएंगे जो स्मॉल फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ग्रास उगने से पहले ट्री उग गया, पहले ग्रासेस उगेंगी धीरे धीरे, फिर उसके बाद वहां पर हर्ब्स उगेंगे, श्रब्स उगेंगे, फिर उसके बाद जाके ट्रीज उगेंगे बड़े बड़े। तो ये ऑर्डरली होता है, रैंडमली कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं आता इसके अंदर, कोई भी कम्युनिटी डेवलप नहीं होती। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी चेंजेस बाय बायोलॉजिकल एक्शन। तो कम्युनिटी का फिजिकल स्ट्रक्चर यानी दिखने में कम्युनिटी चेंज होती है बाय बायोलॉजिकल एक्शन, कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वहां पर, उसी वजह से फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है। At last, a stable ecosystem gets established in an area called as climax community. तो फाइनली क्या होता है, जब पूरी तरीके से ये सक्सेशन कंप्लीट हो गया, तो जो स्टेबल कम्युनिटी जो डेवलप होती है, यानी कि जो लंबे टाइम तक फिर चेंज नहीं होगी, वो जो फाइनल कम्युनिटी वहाँ डेवलप होती है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, दो टाइप का है। पहला है प्राइमरी सक्सेशन। इस डायग्राम को देखो जो नीचे बना हुआ है, प्राइमरी सक्सेशन में डायग्राम को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करो, लुक एट द मॉइस माउस पॉइंटर दैट आई एम मूविंग। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बेयर रॉक, ये क्या लिखा हुआ है, बेयर रॉक, यानी कि ये चट्टाने पत्थर है सिर्फ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई ग्रास नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट बेयर रॉक, पहाड़ों में जैसे कहीं पर आपने देखे होंगे। तो इस बेयर रॉक पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इसके ऊपर आएंगे लाइकेंस। अब लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस एक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकेंस दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब क्योंकि आप बी कॉम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पता नहीं होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे कहते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकेन एल्गी और फंजाई, इनका नाम आपने सुना होगा, एल्गी एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और फंजाई फंगस जिसे कहते हो आप, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं, दिखने में ऐसा लगता है, हमें दूर से देखेंगे तो हमें, या माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखेंगे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, बट एक्चुअली वो दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो सिंथेसाइज करता है, और लाइकन उसको रहने की जगह देता है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, जैसे आप फ्लैट एक शेयर कर रहे हो, एक इंसान फ्लैट का रेंट दे रहा है, दूसरा इंसान खाना का खर्चा उठा रहा है, सारा खाना बना रहा है, खाना खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया ना। वन इज प्रोवाइडिंग द लिविंग स्पेस, अनदर इज प्रोवाइडिंग फूड। तो सेम हैपेंस इन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी प्रोवाइड्स फूड्स, algae provides food and fungi provides लिविंग स्पेस बेसिकली। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइकेंस क्या करते हैं, सबसे पहले बेयर रॉक जो होती है, यानी प्लेन पत्थर होता है, उसके ऊपर आते हैं और उसे धीरे धीरे इरोड करना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, ऐसे समझ लो स्क्रैच करना शुरू करते हैं। तो इनके स्क्रैच करने से जो रॉक होती है वो धीरे धीरे मिट्टी में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, मिट्टी के फॉर्म में, ठीक है। तो सॉइल बननी शुरू हो जाएगी, जब वो सॉइल बननी शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर स्मॉल एनुअल प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म इस बेयर रॉक पे कौन सा आया, लाइकेंस और स्मॉल एनुअल प्लांट्स, इनको बोला जाता है पायनियर स्पीशीज। पायनियर वर्ड का मतलब क्या होता है, समबडी हु स्टार्ट समथिंग, ठीक है, कहते हैं ना इसने पायनियर किया ये आइडिया, तो पायनियर का मतलब क्या होता है, जिसने कुछ स्टार्ट किया हो। तो क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी की स्टार्ट किसने की है, लाइकेंस ने और स्मॉल एनुअल प्लांट्स ने, तो इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा पायनियर स्पीशीज। अब इसके बाद जब ये स्मॉल प्लांट्स आ जाएंगे तो ये सॉइल के स्ट्रक्चर को और थोड़ा इंप्रूव करेंगे, प्लांट की रूट्स और डीप में जाएंगी रॉक के अंदर, रॉक को फर्दर और ब्रेक करेंगी, जब वो ब्रेक करेंगी रॉक को तो और सॉइल बनेगी,
और सॉइल बनेगी तो उसमें बेटर प्लांट्स, बड़े प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, तो फिर ग्रासेस और पेरेनियल प्लांट्स उगने लगेंगे। ग्रासेस और पेरेनियल प्लांट्स की रूट्स और डीप में जाएंगी, सॉइल को और इम्प्रूव करेंगी, उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स लेकर आएंगी, इन्वायरमेंट से कैप्चर करेंगी न्यूट्रिएंट्स, और फिर वो जब प्लांट्स मरेंगे तो न्यूट्रिएंट सेडिमेंट में चले जाएंगे। तो उसकी मदद से थोड़े बड़े प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब्स एंड शेड टॉलरेंट ट्रीज वहां पर ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। इन ये जो स्पीशीज अब ग्रो कर रही हैं, थोड़े थोड़े ग्रासेस, श्रब्स यानी छोटे प्लांट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, तो इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज। और फिर इनकी वजह से सॉइल की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पर शेड टॉलरेंट बड़े बड़े ट्रीज, ओक ट्रीज या हिकरी ट्रीज जैसी कम्युनिटीज आ जाएंगी, जो कि फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होगी। यानी कि अब ये फॉरेस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, इसके अंदर अब चेंजेस जनरली नहीं आएंगे फर्दर, या तो ये सॉलिड डिस्ट्रॉय होगा या फिर इसी कंडीशन में रहेगा मोस्ट लाइकली। चेंजेस आने का मतलब ये नहीं है कि एक भी पेड़ नहीं मरेगा, सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसी टाइप के, अगर एक पेड़ मरेगा तो इसी टाइप का जनरली दूसरा पेड़ ग्रो करेगा वहां पे, मोर और लेस कम्युनिटी सेम रहेगी। तो इस कम्युनिटी को बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स मतलब फाइनल कम्युनिटी, ठीक है। तो पायनियर स्पीशीज से शुरुआत होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे एंड होता है। अब क्यों इसे कहते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी वो एक ऐसी जगह से हुई थी जहाँ पे कुछ भी लिविंग नहीं था पहले, ठीक है। इट वी स्टार्टेड फ्रॉम अ बेयर रॉक वेयर देयर वाज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है? आग लगने से। यहाँ पे एक प्रॉपर फॉरेस्ट था, यानी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुकी थी, उस फॉरेस्ट में आग लग गई, ठीक है। द फॉरेस्ट बर्न डाउन ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, नेचुरल और मैन मेड, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली इफ द फॉरेस्ट कंप्लीटली बर्न्स डाउन एंड, तो उससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉरेस्ट के जलने से क्या होगा, पेड़ तो जल गए, कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उन प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे तो सारे सॉइल में चले गए ना, वो सारे के सारे सॉइल में चले गए। तो उस ही न्यूट्रिएंट्स को यूज करके दोबारा से पाइनियर स्पीशीज आ जाएंगे, लेकिन इस बार हमें लाइकेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रॉक को इरोड नहीं करना और रॉक को ब्रेक डाउन नहीं करना है, तो हमें लाइकेंस नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सीधा एनुअल प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे, ग्रासेस आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सॉइल जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। सॉइल तो ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी ऊपर से गिर गई, और इनफैक्ट गिरने के बाद अगर उस फॉरेस्ट फायर के बाद बारिश हो जाती है, जो होती है जनरली, फॉरेस्ट फायर एक्सटिंग्विश ऐसे ही होती है, जब सारा कुछ बर्न डाउन हो जाता है, स्मोक इतना राइज कर जाता है एटमोसफेयर के अंदर कि जनरली इट लीड्स टू रेन। तो बारिश होने से क्या होता है, वो जो जल के फॉरेस्ट की जो राख या एशेस जो गिरी हैं वो और सीप इन करके सॉइल के अंदर चली जाती हैं, एंड दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दैट सॉइल, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से फॉरेस्ट ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, पायनियर स्पीशीज से इंटरमीडिएट स्पीशीज, इंटरमीडिएट स्पीशीज से फाइनली क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे शुरुआत रॉक से नहीं की है हमने, शुरुआत में ही हमारे पास एक रिच सॉइल प्रेजेंट थी, तो इस प्रोसेस के अंदर टाइम उतना ज्यादा नहीं लगता जितना प्राइमरी सक्सेशन में लग रहा था। उतना ज्यादा का मतलब ये नहीं है कम टाइम लगता है, इसके अंदर भी 150 से 200 साल लगते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सक्सेशन के अंदर 400, 500, 1000 साल तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी इट इज डेवलपिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ रॉक इट इज। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, जिन्हें लाइकेंस जल्दी इरोड कर देते हैं। कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो थोड़ी ज्यादा हार्ड हैं, तो उनको इरोड करने में लाइकेंस को ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आई होप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन इज क्लियर टू एवरीवन। Now, there are further different types of succession. The first one would be autogenic succession. तो autogenic succession क्या है भाई? Autogenic succession क्या है? तो इस ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब है एक डेवलपिंग प्लांट कम्युनिटी जो है वो इस तरह का चेंज लेकर आए एक पर्टिकुलर प्लेस की, एक जगह की कंडीशंस में, विच इज नॉट सुटेबल फॉर देमसेल्व्स, बट इट क्रिएट्स या प्रोड्यूसेस एन एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। जैसे एक जगह पे कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट कम्युनिटी है, वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दें जो उसके लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, यानी उस केमिकल से वो तो मर जाएगी स्पीशीज, अपनी कम्युनिटी को खुद मार देंगे बेसिकली वो, बट उस केमिकल से क्या होगा, कोई नई स्पीशीज उस एरिया में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, एक नई कम्युनिटी इसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, कि वहाँ के बायोटिक फैक्टर्स ही, यानी कि वहाँ के प्लांट्स ही या वहाँ के एनिमल्स ही अपनी कम्युनिटी में इस तरह का चेंज ला दें जो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो लेकिन किसी और के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। एक तरीके से इट कैन बी टेकन एज अ जोक कि ह्यूमंस ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर कि जो उनके सर्वाइव के लिए बेनिफिशियल नहीं है। वी आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, वी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, पोल्यूटेंट्स का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसान है। तो हम अपना ऑटोजेनिक सक्सेशन करना है एक तरीके से, अगर आप देखो तो मतलब इट्स अ फार फेच्ड थिंग, बट टेक्निकली वी कैन सी इट लाइक दैट कि वी आर क्रिएटिंग कंडीशंस व्हिच आर नॉट गुड फॉर अस बट मे बी गुड फॉर समथिंग एल्स। तो हो सकता है कोई और कम्युनिटी ऐसी हो, कोई और टाइप के एनिमल्स ऐसे हों जो सर्वाइव कर दें कंडीशन के अंदर बट हम ना कर पाए। ठीक है। उसके बाद तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स, तो इसके अंदर एक चीज खास याद रखनी है कि ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से सक्सेशन होता है। तो इसे ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। एलोजेनिक जो है इसका उल्टा है। एलोजेनिक उल्टा भी नहीं, मतलब ये कहोगे कि ये बायोटिक फैक्टर्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स खुद ही ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं ऑटोजेनिक में। एलोजेनिक के अंदर ए बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये यानी ए बायोटिक फैक्टर्स ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं विच आर गुड फॉर सक्सेशन, यानी कि जो उनको एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को रिमूव कर दें और उसकी जगह नई कम्युनिटी आ जाए। तो सक्सेशन driven by biotic components is autogenic and succession driven by abiotic factors is allogenic। ये डिफरेंस क्लियरली याद रखना। जो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से सक्सेशन होगा वो ऑटोजेनिक है, और जो एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से होगा वो एलोजेनिक है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स या ड्रॉट्स की वजह से होने वाला सक्सेशन। ठीक है। अच्छा, इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या है? इंड्यूस्ड सक्सेशन है मैन मेड सक्सेशन। बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम ह्यूमन ऐसे चेंज करें जिसकी वजह से वहाँ की कम्युनिटी को चेंज कर दिया जाए। तो बेसिकली फार्म लैंड लगाना, एक खेती करना एक जगह पे, एक तरीके का इंड्यूस्ड सक्सेशन है। आपने कोई जंगल खरीदा फॉर एग्जाम्पल, उस जंगल को काट दिया कम्प्लीटली, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सॉइल प्रॉपर्टीज ऐसी चेंज करी कि मान लो आप वहाँ पर फॉर एग्जांपल गेहूं की खेती करना चाहते हो, तो वहाँ की सॉइल के अंदर आप ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालोगे जो गेहूं की खेती के लिए बेटर है। तो आप बेसिकली वहाँ की कम्युनिटी को पूरी तरीके से चेंज कर रहे हो ना। फॉरेस्ट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया कम्प्लीटली और उसकी जगह आपने क्रॉप लैंड लगा दी, गेहूं की खेती कर ली या कोई सरसों की खेती कर ली, किसी भी चीज़ की। तो आपने कम्युनिटी स्ट्रक्चर वहाँ का चेंज कर दिया ना, फॉरेस्ट कम्युनिटी को रिमूव करके आपने एक सिंगल कम्युनिटी ऑफ प्लांट यानी सिंगल टाइप ऑफ प्लांट ग्रो कर दी। ठीक। तो इसको हम इंड्यूस्ड सक्सेशन बोलेंगे। कई बार इंड्यूस्ड सक्सेशन गुड वे में भी हो सकता है कि इफ देयर वाज अ बैरन लैंड, ना फॉरेस्ट नहीं था, कोई बैरन लैंड थी, वहाँ पे कुछ उग नहीं रहा था, तो आपने वहाँ पे सबसे पहले धीरे धीरे कुछ केमिकल्स डाले, कुछ खाद डाली जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल जो है वो एनरिच हो जाए, न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर सीड्स हो किए और वहाँ पे कोई क्रॉप लैंड डेवलप किया या फॉरेस्ट ही डेवलप कर दिया। मान लो क्रॉप लैंड नहीं बना रहा है, आप फॉरेस्ट ही डेवलप कर दें वहाँ पे, तो वो इंड्यूस्ड सक्सेशन हो जाएगा क्योंकि वो ह्यूमन एफर्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये तीन टाइप का सक्सेशन और है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉफिक और रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या है? तो व्हेन अ प्लेस इज रिच इन इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ओवर दैट एरिया इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। तो बेसिकली अगर किसी एरिया में क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके कौन ग्रो कर सकता है? क्या हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके सर्वाइव कर सकते हैं? अगर आपको मैं खाने के लिए फॉस्फोरस नाइट्रोजन दे दूं, ठीक है, तो क्या आप उस पर जिंदा रह लोगे? या फॉस्फेट या यूरिया दे दूं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दे दूं, यूरिया तो एक्चुअली ऑर्गेनिक हो गया, फॉस्फेट नाइट्रेट दे दूं मैं आपको किसी फॉर्म में खाने के लिए, तो उस खाने पे जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज यू कांट कंज्यूम इनऑर्गेनिक मैटर एंड यू कांट सर्वाइव ऑन इनऑर्गेनिक मैटर। तो और एनी एनिमल, आप नहीं क्या बल्कि कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता इनऑर्गेनिक मैटर पे। तो अगर किसी एरिया में सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो वहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा? कौन सी कम्युनिटी डेवलप होगी? प्लांट की कम्युनिटी डेवलप होगी, यानी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे। तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, यानी ऐसे एरिया में सक्सेशन जहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक नहीं है। हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन इसका उल्टा होगा, किसी एरिया में अगर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं है, जैसे फॉरेस्ट लिटर ज्यादा है, ये सब चीजें सैप्रोफाइट, तो वहां पे हेटेरोट्रॉफिक कम्युनिटी डेवलप होगी। हेटेरोट्रॉफिक कम्युनिटी डेवलप होगी यानी कि जैसे फंजाई डेवलप होंगे, मशरूम्स होंगे, एटसेट्रा। इसे हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन बोलते हैं, जहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जल्दी। फिर होता है रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। तो रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन ना एक्चुअली सक्सेशन का उल्टा होता है, यानी कि अगर किसी एरिया के अंदर फॉरेस्ट था, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच चुका था, और वो सक्सेशन रिवर्स डायरेक्शन में होने लगे, यानी फॉरेस्ट के अंदर सारे ट्रीज गिर जाएं और वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। जनरली रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन जो होता है वो
ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से होता है। जैसे किसी एरिया के अंदर ग्रास लैंड था ऑलरेडी, वहाँ पे आपने ओवर ग्रेजिंग, गाय गाय भैंसे चराने वाले जो होते हैं या कैटल्स को चराने वाले जो होते हैं, वो जाके वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करा दें, यानी कि एनिमल्स को चराए जा रहे हैं वहाँ पे, जितनी घास उग नहीं रही उससे ज़्यादा एनिमल्स को चरा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो ग्रास लैंड्स हैं वो धीरे धीरे बैरन लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी को रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन बोला जाता है, यानी कि बेसिकली डेवलप्ड कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना, यानी कि सक्सेशन इन रिवर्स डायरेक्शन इज बेसिकली व्हाट यू कॉल रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। ठीक है। अच्छा, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कराने से पहले स्टार्ट में थोड़े से 5 मिनट के लिए क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अगर ये जो टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। एग्जाम से रिलेटेड ना, अगर अभी फिलहाल के लिए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, लास्ट के 5 मिनट में और कोई क्वेश्चन हो तो बताना। जो एसओ टीना एसओएल का जो मटेरियल है ना, एसओएल की जो बुक है वही यूज करिए प्रिपरेशन के लिए, कोई और बुक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। एसओएल ने जो आपको सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, जस्ट यूज दैट। देयर आर टू बुक्स, पार्ट 1 and part 2. Part 1 contains chapter 1 to 9 and part 2 contains chapter 10 to 16. Use that book and that is more than enough for any preparation. ईवीएस की बुक हिंदी में, हिंदी वाला भी अवेलेबल होगा वैभव। प्लीज इफ यू अटेंड माय नेक्स्ट क्लास रिमाइंड मी अगेन, आई विल आस्क। मेरे पास अभी हिंदी का पीडीएफ नहीं है, वैसे ऑनलाइन होना चाहिए आई थिंक बुक, अगर नहीं है तो आई विल आस्क देम टुडे ओनली। मैं आज बोल दूंगा उनको कि एक बार हिंदी वाला पीडीएफ भी अपलोड कर दें ऑनलाइन। लिंक ओपन नहीं हो रहा है, आपने लॉग इन नहीं किया हुआ होगा। आप जो है पहले वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर आपका है कोई भी, तो वो उसका यूज करके उसे लॉग इन करके फिर लिंक पे क्लिक कीजिए, या फिर नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए एक माइक्रोसॉफ्ट का। आउटलुक पे outlook.com जो है उस पे अकाउंट बना लीजिए, एक ईमेल अकाउंट, आपका लिंक ओपन हो जाएगा। तीन आप बुक बता दी मैंने ऑलरेडी, एसओएल का मटेरियल यूज करिए। थैंक यू सुष्मिता। सर बुक एसओएल में पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर यार ये सेकंड यूनिट है इकोसिस्टम, एक बार खोल लो। अब मुझे पेज नंबर तो ऐसे याद नहीं है। आप फर्स्ट बुक खोलो एसओएल का जो सपोर्ट मटेरियल है, उसमें यूनिट नंबर 2 है शायद, 18-19 पेज नंबर है, एक बार देख लेना। डिस्कवरी ऑफ फायर इज नॉट इंड्यूस्ड सक्सेशन। डिस्कवरी ऑफ फायर तो अलग ही चीज हो गई ना, उस फायर को यूज करके अगर आप जंगल को जला दोगे तो वो इंड्यूस्ड सक्सेशन हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी यश जैन क्या है बेसिकली, कि जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हो एनर्जी कम होती जाती है। जैसे प्लांट सबसे नीचे आते हैं, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इसमें फूड चेन में फिर प्लांट सबसे नीचे आते हैं, तो प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाती है प्लांट्स से। प्लांट्स एनिमल्स जो है उनको खाने वाले फर्दर सेकंड लेवल, उससे अगले लेवल पे जो एनिमल्स होंगे उनके पास फर्दर 10% एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी जो है एवरी टाइम 90% एनर्जी लॉस होती है, सिर्फ 10% अगले लेवल पे ट्रांसफर होती है। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी का अमाउंट जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ रहे हैं, फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बायोमास का मतलब होता है नेहा अमाउंट ऑफ ड्राई वेट। जैसे मान लो अगर मुझे निकालना है बायोमास, प्लांट्स का बायोमास कितना है, तो जितने भी प्लांट्स हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक ट्रॉफिक लेवल पे, उन सारे प्लांट्स का टोटल मास माइनस द मास ऑफ वाटर, जितना उनके अंदर वाटर है ना उसको हटाकर जो ड्राई वेट बचेगा प्लांट का, उसके मास को बायोमास बोलते हैं। एलोजेनिक सक्सेशन बताया मैंने अभी आपको। हेलोजेनिक सक्सेशन, सक्सेशन इंड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सॉरी एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, सॉरी टेम्परेचर चेंज, लाइट चेंज, ठीक है, वाटर, फ्लड, फायर, इनकी वजह से अगर कोई सक्सेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं कम्युनिटी में, उसे एलोजेनिक सक्सेशन बोलेंगे। कौन सी बुक से पढ़ाते हो? मैं आपको एसओएल की सपोर्ट मटेरियल से ही पढ़ाता हूँ, उसी को यूज करके ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है मोस्टली।
थोड़ा बहुत बाहर से इधर उधर से होगा, वो आप सर्च कर सकते हो। जनरली मतलब उसी में है, बेसिकली कंटेंट वही है, प्रेजेंटेशंस के लिए पिक्चर्स या चीजें डिफरेंट जगह से यूज की जा सकती हैं कभी कभार। सक्सेशन का मतलब होता है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर चेंज होना ओवर टाइम। एक एरिया में किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, टाइम के साथ साथ वो चेंज होना। टाइम मतलब ऐसा टाइम नहीं आपको अपने लाइफ टाइम में दिखाई नहीं देगा, इट चेंजेस ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स समटाइम्स। ठीक है, 10-20 साल के बाद थोड़ा बहुत चेंज आ गया, आप एक फॉरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस तरह के वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है फॉरेस्ट में। इसी को सक्सेशन बोलते हैं। इराक बरूचा आप चाहो तो ले सकते हो, उसमें भी सेम ही मटेरियल है, लेकिन एसओएल का फालतू में पैसा खर्च करोगे और कुछ नहीं है। जो लिखा हुआ है आपके एसओएल की बुक में वही इराक बरूचा में भी लिखा हुआ है। तो आप लेना चाहो, आपको अच्छी लगती है इराक बरूचा तो ले लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सेम टू की बुक्स कब मिलेंगे? देखो ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, तो वहां से डाउनलोड कर लो। ऑफलाइन कॉपी कब मिलेगी इसके बारे में सॉरी मैं नहीं बता सकता अभी आपको। संजू सक्सेशन का मतलब कि मान लो अगर वहां पे नीम के इतने प्लांट थे तो वो चेंज हो जाएंगे, पीपल के इतने प्लांट थे वो चेंज हो जाएंगे, ग्रासेस कौन से टाइप की थी वो 8-10 साल 15 साल 20 साल में चेंज हो सकती हैं, कि ये वाले टाइप की जगह दूसरे टाइप की ग्रासेस आ गई। इसी को कहते हैं चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, जो होता है किसी भी एरिया का या किसी भी इकोसिस्टम का, उसे सक्सेशन बोला जाता है। ईवीएस के किसी ऑथर की बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इराक बरूचा लेनी है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज यूज द एसओएल मटेरियल। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है रिग्रेशन सक्सेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि अगर एक जगह जैसे मैंने बताया सबसे आखिर में फॉरेस्ट बनता है, अब वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, उसके अंदर बड़े प्लांट जो हैं वो टूट जाएं, सारे बड़े पेड़ जो हैं वो मर जाएं और छोटे छोटे प्लांट्स बचे, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया ना। और फिर वो छोटे प्लांट्स भी मर जाएं, ग्रास लैंड बचे, फिर ग्रास लैंड भी खत्म हो गया, फिर सिर्फ बैरन रॉक बचे। तो रिवर्स डायरेक्शन में जैसे जैसे जाते जाओगे उसको रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन बोलते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन बता दिया ना, सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ही बात है, जो सक्सेशन बताया उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन भी कहते हैं। इंड्यूस्ड सक्सेशन किसे कहते हैं? इंड्यूस्ड सक्सेशन मतलब ह्यूमन, हम जो सक्सेशन कराएं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे केमिकल्स डालने की वजह से, हमारे सीड डाल लगाने की वजह से, अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे यही वाला पेड़ उगाना चाहते हैं, यही वाले टाइप की ग्रास उगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी मर्जी के प्लांट उगा रहे हैं ना, तो हम अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को वहाँ पे चेंज करेंगे, सीड्स डालेंगे, खाद डालेंगे, उसी तरह के न्यूट्रिएंट्स डालेंगे ताकि वो प्लांट ग्रो करे। तो हम अपनी मर्जी से अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की कम्युनिटी डिसाइड कर रहे हैं, उसे इंड्यूस्ड सक्सेशन बोला जाता है। देखो डायग्राम बनाने का मतलब पिरामिड का, ऑब्वियसली उसके अंदर एनिमल थोड़ी बनाओगे बैठ के। डायग्राम बनाना अच्छा होता है, लेकिन डायग्राम में इतनी आर्ट करने मत बैठ जाना कि 3 घंटे के अंदर आप पीकॉक का डायग्राम वो बना रहे हो इमेज उसके अंदर, या फ्रॉग्स बना रहे हो या स्नेक्स बना रहे हो। ठीक है, लिख दो वहां पे कि फर्स्ट एक पिरामिड आपने बनाया, सबसे नीचे आपने लिख दिया प्रोड्यूसर, फिर आपने लिख दिया कंज्यूमर, फिर लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। उसके अंदर एग्जाम्पल लिख दिया ज्यादा से ज्यादा कि ग्रास है, फिर ग्रास हॉपर है, फिर फ्रॉग, या फ्रॉग की पिक्चर थोड़ी बनाओगे वहां बैठ के। डायग्राम का मतलब बस ये है इतना। हेट्रोजेनस सक्सेशन का मतलब हो, हेट्रोजेनस सक्सेशन हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन है मैडम, हेट्रोजेनस नहीं है काजल शर्मा जी। हेट्रोजेनस नहीं, हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, यानी कि ऐसा सक्सेशन जिसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स, फंजाई और मशरूम्स जैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी एरिया के अंदर आए जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो, उसे हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन बोलते हैं। व्हाट इज हेट्रोग्रेसिव बता दिया ऑलरेडी। ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब है बायोटिक फैक्टर्स जो है, प्लांट कम्युनिटी इस तरीके के चेंजेस लेकर आए जिसकी मदद से, जिसकी वजह से दूसरी प्लांट कम्युनिटीज वहां पर आ जाए, वो प्लांट्स खुद मर जाएं और उसकी जगह नई प्लांट कम्युनिटी आ जाए, इसको ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलेंगे। एलोजेनिक सक्सेशन जो है वो इसका उल्टा है, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से।
यस एब्सोल्युटली, वेजिटेबल्स को ग्रो करना इंड्यूस्ड सक्सेशन के अंदर आएगा। ये शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी संजू, पब्लिश्ड मैसेजेस के अंदर जाके देखिए, मैंने पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर दी है आपसे। फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो तो जाते हैं अनोनिमस, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया कि 150-200 साल लगते हैं उसके अंदर भी, अगर वो डिस्ट्रॉय होने के बाद डेवलप होते हैं तो। और अगर बैरन रॉक में डेवलप हो रहा है तो 400-500 साल लगते हैं। तो 150-200 साल अगर फॉरेस्ट को डेवलप होने में लग रहे हैं, वो भी तब जब आप उसे छेड़ो नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम है ना, कि डिफॉरेस्टेशन तो आपने 10 साल के अंदर कर दिया, 10 साल में काट दिया आपने पूरा फॉरेस्ट 20 साल में, और उसके बाद उसे डेवलप होने में वापस 200 साल लग रहे हैं। तो दिक्कत तो है ना ये। सिलेबस मैडम प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए रोशनी जी। सिलेबस आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एसओएल की, जाकर देख लीजिए। मैं सिलेबस थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे आपको। अच्छा चलो जल्दी से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं जो बचा हुआ पोर्शन है इसका, फिर क्वेश्चंस लेता हूँ दोबारा से। अच्छा ये जो है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये वैसे भी आप किसी यूट्यूब वीडियो से देख के समझो, सबसे अच्छा ये तरीका होता है। वाटर साइकिल यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर किस तरीके से सर्कुलेट करता है। ठीक है। कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन सी है। इसमें जो वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, ये तीन साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज्यादातर ये पूछी जाती है। वाटर साइकिल, रिपीट कर रहा हूँ, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। इन तीन साइकिल्स को यूट्यूब पे देखो कैसे होती है। आप इसके अंदर विजुअली ऐसे डायग्राम्स देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। टाइम कम है तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग। इट इज वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है समझना, इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। आप यूट्यूब वीडियो से बहुत इजीली, यूट्यूब से या डायग्राम से या प्रेजेंटेशन से समझ सकते हो खुद। ठीक है। फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। तो फूड चेन्स मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी। ओडम ने इसकी डेफिनेशन दी थी 1971 के अंदर। क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन द प्लांट्स टू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर्ड टू एज फूड चेन। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है, और उससे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, उसी को आप क्या बोलते हो? फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो उसको बोला जाता है फूड वेब। असल में एनवायरनमेंट में कभी भी फूड चेन होती ही नहीं है, बहुत सारी कनेक्टेड फूड चेन्स ही होती हैं। तो एनवायरनमेंट में एक्चुअली फूड वेब्स होते हैं, देयर आर नो फूड चेन्स इन द एनवायरनमेंट पर से। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? बेसिकली कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर हो रहा है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कि कितनी सोलर एनर्जी प्लांट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से कितने प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यूजिंग सोलर एनर्जी, उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो टाइप की है। उसमें क्या दो टाइप है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जीपीपी बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एनपीपी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? कि सनलाइट की एनर्जी यूज करके टोटल कितना बायोमास क्रिएट हुआ। ठीक है। कितना बायोमास क्रिएट किया उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उस बायोमास में से बहुत सारा बायोमास जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने ही मेंटेनेंस के लिए, अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए यूज कर लेता है, मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए यूज कर लेता है। ठीक है। उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। जितनी एनर्जी उसने खुद यूज कर ली ऑर्गेनिज्म ने, उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी लॉस। उस रेस्पिरेटरी लॉस को जब आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो जो बचेगा उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक। जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूँ आपके लिए, कि एक प्लांट ने सनलाइट की एनर्जी यूज करके एक पेड़ उग रहा है। ठीक है। एक पेड़ उग रहा है, उस पेड़ ने सनलाइट की एनर्जी यूज करके 1000 किलोग्राम बायोमास जनरेट किया। 1000 किलोग्राम बायोमास टोटल जनरेट किया। वो 1000 किलोग्राम जो बायोमास है वो उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी जीपीपी है। उस 1000 किलोग्राम बायोमास में से मान लो 100 किलोग्राम या 200 किलोग्राम बायोमास उसने अपनी खुद की बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज कर लिया। मेंटेनेंस के लिए, बेसिकली कुछ लीव्स टूट रही हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। टोटल एक साल के अंदर उसने 1000 किलोग्राम किया, उसमें से 200 किलोग्राम उसने अपनी बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए यूज कर लिया। ठीक है।
तो जो 200 किलोग्राम उसने यूज कर लिया उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। या हम ना इसे एनर्जी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। अ, हाँ, तो 200 किलोग्राम उसने यूज कर लिया उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी लॉस। तो जो बचा वो 800 किलोग्राम, यानी 200 माइनस करने के बाद 1000 में से जो बचा 800 किलोग्राम, वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये दोनों किसके टाइप से? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के काम थे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल। तो जब मान लो एक भैंस है, ठीक है, ठीक है, गाय है या भैंस है या फिर बकरी है या बकरा है, जो भी है, वो खा रहा है इस प्लांट्स को, ठीक है। प्लांट्स को खाने के बाद बहुत सारी एनर्जी तो वो अपनी उसमें यूज कर लेगा, अपनी ग्रोथ में, वॉक करने में, सांस लेने में, इसको उसमें भी रेस्पिरेटरी लॉस होगा। जितनी भी बायोमास उसका मीट, अब उसकी बॉडी में क्या बनेगा? मसल्स बनेंगी ना बेसिकली ये खाने से, ठीक है। मसल्स ग्रो होंगी, उसकी बॉडी का साइज बढ़ेगा। तो उसकी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ मसल्स एंड बोन्स, वो हो जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट प्रोडक्टिविटी इसमें भी वही होगी कि रेस्पिरेटरी लॉस के बाद जो बचा हुआ बायोमास है उसकी बॉडी में, वो सेकेंड नेट प्रोडक्टिविटी होगा। अब एक टॉपिक इसके बाद आता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एबिलिटी है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एबिलिटी है कि वो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सराउंडिंग में कुछ भी चेंजेस हो, दे ट्राई टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ देयर बॉडी, दे ट्राई टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, उसमें चाहते हैं कि वो चेंज ना हो कोई भी। तो हमारी बॉडी है, जैसे गर्मी हो रही है तो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती है, ठंड हो रही है तो अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करती है, बाहर सैलिनिटी बढ़ रही है तो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती है, सैलिनिटी घटाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारी बॉडी का, ऑब्वियसली चेंज होता है टाइम के साथ, वो बाई वॉट एवर वॉट वी ईट एंड वॉट air we breathe, what water we drink, but more or less the body tries to keep in a constant tries to keep a constant internal condition। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? हमारे पास दो मेजर टाइप होते हैं इकोसिस्टम के। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 4 टाइप आते हैं फर्दर: फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टुंड्रास, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो 4 टाइप हैं इनमें क्या खास बात है, कौन कौन से टाइप होते हैं, स्पेशली जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना, तो इंडिया में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं। जो एग्जांपल लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे: कॉनिफेरस, एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न, स्क्रब, मैंग्रोव्स। ये फॉरेस्ट कहाँ पर है इंडिया में और इन फॉरेस्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको सर्च करना है। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज वेरी इजी। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपको खुद करना है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो है उसमें भी टाइप्स आते हैं: पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, एस्चुरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर एक ही स्लाइड रखी है, इस पर्टिकुलर स्लाइड का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इन सभी टॉपिक्स की डिटेल आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। आपकी बुक जो है एसओएल की, इन्वायरमेंट की, उसके अंदर से भी पढ़ सकते हो, चाहो तो इंटरनेट के किसी और सोर्स से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेरियस काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इसके बाद इकोसिस्टम सर्विसेज। तो व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज? इकोसिस्टम सर्विसेज जो है, जो सर्विसेज दैट वी गेट डायरेक्टली, द सर्विसेज दैट वी इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? बेसिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं, नेचर को, हमें नेचर से मिलते हैं या इकोसिस्टम से मिलते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट्स और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, उन सबको इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। अब ये भी डिवाइड की गई हैं मल्टीपल कैटेगरीज में: प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या है? ऐसे मटेरियल से प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं उसे प्रोविजनिंग सर्विसेज बोलेंगे। रेगुलेटिंग सर्विसेज क्या है? दीज आर द सर्विसेज दैट ह्यूमन ऑब्टेन बाय मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। तो अगर हम मेंटेनेंस करें, बेसिक फंक्शन इकोसिस्टम के मेंटेन रखें, तो उससे जो हमें सर्विसेज मिलेंगी उसको हम रेगुलेटिंग सर्विसेज बोलेंगे। कल्चरल सर्विसेज क्या है? आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ पीपल, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक। सपोर्टिंग सर्विसेज क्या है? दीज सर्विसेज इंक्लूड द प्रोसेस बाय विच एसेंशियल और सस्टेनेंस of the ecosystem which in turn sustain the life on the planet। तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज जो लास्ट हमें है इस चैप्टर के अंदर, वो है इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। क्यों, क्या क्या
इकोसिस्टम को प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्या यूज की जाती हैं। तो ये कुछ 5 डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज हमें दे रखी हैं। सबसे पहली है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इकोसिस्टम कंप्लीटली या पार्शियली डिग्रेड हो चुका है, उसको उसकी रिकवरी करना, उसको रिकवर करने में हेल्प करना इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन कहलाता है। रिहैबिलिटेशन क्या है कि यहाँ पर अगर एक कंप्लीटली डिग्रेडेड लैंड है, उसको वापस से फुली फंक्शनल इकोसिस्टम पे लेकर आना, इसे रिहैबिलिटेशन बोला जाएगा। ठीक है। रेमिडिएशन का मतलब क्या है कि अगर एक इकोसिस्टम के अंदर कोई केमिकल वेस्ट या कंटामिनेंट या पोल्यूटेंट डंप कर दिए गए हैं, उस पोल्यूटेंट को वहां से साफ करना। ठीक है, तो ये रेमिडिएशन कहलाता है। रेक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जिससे किसी पर्टिकुलर एरिया के बायोटिक प्रोडक्टिविटी को, बायोटिक फंक्शंस और प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर किया जाए वापस। ठीक है, जैसे किसी जगह की सॉइल थी, वहां पे प्रोडक्टिव थी बहुत सॉइल, उसमें खेती की जाती थी या वहां पे प्लांट्स उगते थे इजीली, किसी वजह से वो सॉइल जो है वो अब उसमें प्लांट्स नहीं उग रहा है। नेचुरल कॉसेज की वजह से भी हो सकते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी हो सकते हैं। तो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करना, न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ऐड करना, ताकि उसको वापस से अपनी प्रोडक्टिविटी मिल सके, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी वापस से मेंटेन वो की जा सके, रिस्टोर की जा सके। उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेक्लेमेशन, रेक्लेमेशन ऑफ सॉइल, रेक्लेमेशन। ठीक है। उसके बाद मिटिगेशन। मिटिगेशन बेसिकली ये जो ऊपर वाले 3 प्रोसेस है ना, रिहैबिलिटेशन, रेमिडिएशन और रेक्लेमेशन और रेस्टोरेशन, ये चार ही प्रोसेस बेसिकली, इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला के मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन, रिक्लेमेशन प्रोसेस टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन इज कॉल्ड मिटिगेशन। ठीक है, सो दैट इज द एंड फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल 5 मिनट, वैसे क्लास का टाइम हो ही चुका है, लेकिन 5 मिनट में और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली ये है कि वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी कोई कम्युनिटी, लेकिन किसी फॉरेस्ट फायर की वजह से या फ्लड की वजह से या ड्रॉट की वजह से वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया कंप्लीटली। उस डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को वापस से ग्रो करने को, वापस से जो ग्रो हो जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। यार आपकी ट्यूशन है तो 10 बार क्यों मैसेज कर रहे हो? एक बार बोल दो, क्लास जिस टाइम पे एंड होनी है उसी टाइम पे एंड होगी। एबायोटिक फैक्टर का मतलब होता है जो नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे लाइट, हीट, वाटर, सॉइल, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। यस बिल्कुल, कीमती जायसवाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है मल्टीडिसिप्लिनरी चैप्टर में। ईवीएस के 10 ईयर से पढ़ लो बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि उसके अंदर जो सिलेबस है बेसिकली वो जरूर चेक कर लेना, टॉपिक मिस ना हो। ये 10 ईयर से पढ़ के आप आ जाओ, फिर आप बाद में सोचो कि ये वाला टॉपिक तो था ही नहीं उसके अंदर। चेक योर सिलेबस, मैच कर लो कि सारी चीज़ें कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और अपनी जो आपकी एसओएल का सपोर्ट मटेरियल है उससे भी पढ़ लो। रिक्लेमेशन का मतलब यही होता है कि एक पार्शियली कंप्लीटली डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, उसको फुल्ली फंक्शनल लैंड पे वापस लेकर आना। ठीक है, जैसा था उसी कंडीशन में वापस ले आना, उसको रिक्लेमेशन कहते हैं। हाँ यार, थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ रहा है लास्ट में, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट करना था। बट अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। रिकॉर्डिंग वहीं मिलेगा जहाँ पे सारे चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है आपको, जहाँ पे बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग वहीं पे अपलोड कर दी जाएगी इवेंचुअली। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हम अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी के इंटरनल अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, जितना टेम्परेचर है, जितना सॉल्ट कंटेंट है, जितना वाटर कंटेंट है, जितने मसल्स हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कॉन्टिन्यूस। हमेशा हमारी बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन, यानी कॉन्स्टेंट एक जैसा रखने की कोशिश करती है। इसी प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं। रिहैबिलिटेशन बता दिया। रिहैबिलिटेशन का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको वापस से उसी फॉर्म में लेकर आना। और मिटिगेशन जो है वो सारे रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन, रेक्लेमेशन और रेमिडिएशन का मिश्रण है बेसिकली, मिक्सर, कम सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो प्रोसेस होता है उसे मिटिगेशन कहते हैं। हाँ जी। अगर आई एम नॉट, भावना मैम प्लीज एंड कर सकते हैं आप क्लास।